नमस्कार। कहते हैं ना, कभी कभी सिर्फ एक घटना, एक अकेली घटना पूरी की पूरी कहानी बदल कर रख देती है। आज हम एक ऐसे ही वाक्य की पड़ताल करने वाले हैं, एक जहाज का डूबना। लेकिन ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो एक देश की विदेश नीति में आए एक बहुत बड़े एक भूचाल की तरफ इशारा करती है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है दोस्ती की इस तस्वीर के साथ। ये समय था मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास का, और भारतीय नौसेना ने एक ईरानी जंगी जहाज IRIS देना और उसके क्रू का बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन उस गर्मजोशी भरे स्वागत के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही सब कुछ बदल गया और सामने आया ये नंबर 87। ये उन ईरानी सैनिकों की संख्या थी जो इस घटना में मारे गए थे। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। चलिए अब हम आइरिस डीना की कहानी को समझते हैं, क्योंकि लगता है कि इस पूरी पहेली की चाबी कहीं ना कहीं इसी में छुपी है। सोचिए, 17 फरवरी को दोस्ती के हैशटैग के साथ एक साझा अभ्यास हो रहा है, और फिर महज 16 दिन बाद 4 मार्च को उसी जहाज पर एक जानलेवा हमला हो जाता है। 87 जानें चली गईं और जो 32 नाविक बचे उन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने रेस्क्यू किया। और यहीं से कहानी और पेचीदा हो जाती है। अब देखिए, एक तरफ तो जो सोर्स मटेरियल है वो ये दावा करता है कि भारत की तरफ से एक अजीब सी गहरी चुप्पी थी। यहां तक कि एक ट्वीट में कह दिया गया, नॉट आवर बिजनेस, मतलब ये हमारा काम नहीं। पर दूसरी तरफ पूर्व विदेश सचिव का बयान आता है। उनका कहना था कि भाई, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से तो ये एक निहत्था जहाज था, एक फ्रेंडली विजिट से लौट रहा था। तो फिर सवाल उठता है, ये चुप्पी क्यों थी? असल में ये हमला कोई अकेली घटना थी ही नहीं। स्रोत के मुताबिक ये खाड़ी में चल रहे एक बहुत बड़े और खतरनाक शैडो वॉर का एक हिस्सा था। जैसा कि स्रोत में दिए गए आंकड़े दिखा रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। हम बात कर रहे हैं हजारों ठिकानों की जिन्हें निशाना बनाया गया और दोनों तरफ से सैकड़ों जाने गई। मतलब ये एक तरह का पूर्ण पैमाने का अघोषित युद्ध था। और इसके जवाब में ईरान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। ये दुनिया की वो धमनी है, वो नस है जिससे होकर एक बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। और इस एक कदम ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए और खासकर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। और यहीं पर आकर स्रोत एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये सारी घटनाएं भारत की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत थीं? क्या भारत अपनी सालों पुरानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति से पीछे हट रहा था? अब इस बदलाव को समझने के लिए सामरिक स्वायत्तता को समझना जरूरी है। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत की दशकों पुरानी नीति थी। इसका मतलब था, हम किसी एक सुपर पावर के पाले में नहीं बैठेंगे, हम अपने फैसले खुद लेंगे। और स्रोत हमें याद दिलाता है कि भारत ने इस नीति को हमेशा बनाए रखा, चाहे वो 1979 में इंदिरा गांधी का अपने ही सहयोगी सोवियत संघ का विरोध करना हो, या 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी का इराक पर अमेरिकी दबाव को सिरे से खारिज करना हो, या फिर 2011 में मनमोहन सिंह का पश्चिमी हस्तक्षेप की निंदा करना हो। तो फिर सवाल वही है, अब ऐसा क्या बदल गया? स्रोत इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करता है। स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाले घटनाक्रम की तरफ इशारा करता है। देखिए, पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का दौरा करते हैं। भारत इजराइल संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया जाता है, और फिर ठीक 48 घंटे बाद ईरान पर बमबारी शुरू हो जाती है। स्रोत एक इजरायली अधिकारी का हवाला भी देता है, जिसने कहा कि ऑपरेशन का मौका पीएम मोदी के जाने के बाद ही मिला। और इसके साथ ही विपक्षी नेताओं के भी गंभीर आरोप सामने आते हैं, जिसमें एक अमेरिकी भ्रष्टाचार मामले को लेकर ब्लैकमेल तक की बात कही गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस बड़ी भू राजनीति का, इस जियोपॉलिटिक्स का आम नागरिक की जेब पर क्या असर पड़ा? स्रोत के मुताबिक इसका असर सीधा और बहुत बड़ा हुआ। देखिए, भारत की एक बड़ी कमजोरी है तेल पर हमारी निर्भरता। हमारी जरूरत का लगभग 55% तेल मध्य पूर्व से आता है, और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने का सीधा मतलब था इस लाइफलाइन का कट जाना। और इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। स्रोत के मुताबिक तेल की सप्लाई रुकी, देश का जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व था वो सिर्फ 25 दिनों के लिए ही बचा, और आखिरकार इसका सारा बोझ आम आदमी पर आ पड़ा जब रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। स्रोत के अनुसार स्थिति ये थी कि एक संप्रभु देश को तेल खरीदने के लिए किसी तीसरे देश से परमिशन लेनी पड़ रही थी। ये अपने आप में सामरिक स्वायत्तता के अंत का एक बड़ा प्रतीक था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
स्रोत आगे एक और भी ज्यादा खतरनाक भविष्य की ओर इशारा करता है। स्रोत का आरोप है कि ईरान में एक जानी पहचानी प्लेबुक का इस्तेमाल हो रहा था। मतलब किसी देश के अंदर विद्रोही गुटों को हथियार दो और फिर सरकार को गिराने के लिए उन्हें उकसाओ। स्रोत चेतावनी देता है कि यही वो रणनीति थी जो इराक और सीरिया में गृह युद्ध और आइसिस जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के जन्म का कारण बनी थी। और अंत में स्रोत हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब बड़ी शक्तियां अपनी भू राजनीति की बिसात बिछाती हैं तो उससे जो अराजकता फैलती है उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है।